हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हमारा डायमेंशन एनालिसिस का लास्ट टॉपिक है बेटा। 5 लेक्चर हो गए हमारे इसके। आज हम इसकी एक टॉपिक रह गया थ्योरी का, वो पूरा करके और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। फर्स्ट जो इसका लास्ट थ्योरेटिकल पोर्शन है दैट इज लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जो भी हमने डायमेंशनल एनालिसिस की 4 एप्लीकेशंस की हैं, उनमें जो हम इनकी हेल्प से काम नहीं कर सकते उनको लिमिटेशंस बोलेंगे, जो हम इसकी हेल्प से नहीं निकाल सकते। जैसे फर्स्ट, वी कांट कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। वी कांट कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विद द हेल्प ऑफ दिस डायमेंशनल एनालिसिस। सेकंड, it does not tells us या it fail to tell us whether a quantity is vector or scalar. Quantity is vector or scalar. ये हमें इस बारे में कोई आइडिया नहीं देती कि क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है। थर्ड, we can't find out a relation of a physical quantity which depends upon more than three quantities। जो कोई क्वांटिटी 3 क्वांटिटियों से ज्यादा पे डिपेंड करे, हम उसका रिलेशन इनकी हेल्प से नहीं निकाल सकते बेटा। थर्ड, ए रिलेशन विच इज, कल भी किया था हमने ये बात, ए रिलेशन विच इज डायमेंशनली correct may be physically incorrect। कल मैंने आपको ये बात सारी लास्ट लेक्चर में देख लेना, ये मैंने एक्सप्लेन कर दी थी उसमें कि भाई जो रिलेशन डायमेंशनली सही है वो रिलेशन गलत भी हो सकता है। We can't derive a relation if a physical quantity depends upon dimensional less quantity। जो क्वांटिटी डायमेंशनल लेस पे डिपेंड करे, हम उन क्वांटिटियों का रिलेशन इसकी हेल्प से नहीं निकाल सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, log फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सेट्रा, जो इन पे डिपेंड करेगी उनका हम रिलेशन नहीं निकाल सकते बेटा। ये 5 पॉइंट्स हो गए इसके। 6th पॉइंट कि इसकी हेल्प से सिर्फ उस क्वांटिटी का रिलेशन निकाल सकते हैं जो पावर में हो। मतलब जो क्वांटिटी पावर में हो, भाई जैसे कल किया था, टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन लेंथ
एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पर जो मैथ जो सम या डिफरेंस में होगी ना, वी कांट डिराइव ए रिलेशन if a quantity depends upon sum or difference on other quantities। अगर कोई क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी की पावर में ना हो के सम में डिफरेंस हो, उसको नहीं निकाल सकते। बेटा ये स्केलर और वेक्टर के बारे में नहीं बताती, बस ये 6 इसकी लिमिटेशंस है। अब एक बार और सुनो, इस पूरे चैप्टर में थ्योरेटिकल पोर्शन सिर्फ एक बात है कि हमने फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई किया 4 क्वांटिटीज में। उससे पहले हमने डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल फॉर्मूला, उनकी डेफिनेशन की, फिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और लास्ट में ये रिलेशन। बेटा और इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कुछ नहीं है, इसके न्यूमेरिकल्स आपको तैयार करने हैं। अब एक जो मैं आपको इसका न्यूमेरिकल बता रहा हूं, जिसमें कल मैंने आपको ये कहा था कि v इक्वल टू π/8 PR4 बाई ईटा एल। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसको डायमेंशनली करेक्ट करवाया था आपको, जिसमें P प्रेशर, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, R रेडियस और L लेंथ। अब अगर इस रिलेशन को अपनी बुक वाले ने या वैसे कोई क्वेश्चन बना दे कि ये V है, जो कल बोला था हमने, दिस V इज द रेट ऑफ फ्लो। अब अगर वो आपको ये कह दे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड, इन ए पाइप डिपेंड्स अपॉन सोचो, प्रेशर पे, विस्कोसिटी पे, आर पे और एल पे। तो 4 पे डिपेंड कर गई, और जो क्वांटिटी 4 पे डिपेंड करेगी उसका हम रिलेशन नहीं निकाल सकते। इसलिए जब इस क्वेश्चन की आपकी बुक में जो स्टेटमेंट है वो ये है कि इफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए लिक्विड इन ए पाइप डिपेंड्स अपॉन प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट मींस P/L। मतलब इस P को और लेंथ को इसने कंबाइन कर लिया। डिपेंड्स अपॉन प्रेशर ग्रेडियंट, रेडियस ऑफ पाइप एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देन डिराइव ए रिलेशन। अब ये इसकी लिमिटेशन थी कि भाई कोई क्वांटिटी अगर 3 से ज्यादा पे डिपेंड कर जाएगी तो हम रिलेशन नहीं निकाल सकते। इसलिए इस रिलेशन में उसने आपको 2 क्वांटिटियों को ऐड करके उसकी एक क्वांटिटी बना दी और उसका नाम दे दिया प्रेशर ग्रेडियंट। बेटा इसके सॉल्यूशन में रेट ऑफ फ्लो V ले लोगे आप, V प्रोपोर्शनल टू P/L की पावर A, R की पावर B एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की पावर C। ये इसका सॉल्यूशन है। हमने ये लिखने के बाद
फिर उसको लिख दिया कि भाई 10 P इक्वल टू कॉन्स्टेंट के, सॉरी बेटा P नहीं V, रेट ऑफ फ्लो, दैट इज नॉट वॉल्यूम, proportional to P by L raised to power A, R raised to power B and eta raised to power C। नेक्स्ट स्टेप में हम प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटा के कांस्टेंट का निशान लगा देंगे, K P by L A R raised to power B eta raised to power C। नेक्स्ट स्टेप में इन सबके डायमेंशन फॉर्मूले, रेट ऑफ फ्लो m0 L3 T-1 वॉल्यूम पर सेकेंड, K का डायमेंशन फॉर्मूला होगा नहीं, P by L प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर पता है आपको क्या होता है, m1 L-1 T-2 बाई L, प्रेशर ग्रेडियंट। अरे प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स m1 L1 T-2, एरिया ये P का ले लिया, ये L का, R का डायमेंशन फॉर्मूला m0 L1 T0 की पावर B, ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला, ईटा क्या है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कल बताया था मैंने आपको कि ये फॉर्मूला याद करना है, माइनस ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। ये इक्वेशन करोगे आप बाद में, जो हमें ये बताएगी कि भाई विस्कस फोर्स लिक्विड के फ्लो में कितनी लगती है। ईटा क्या बना, एफ इंटू एल लेंथ dx लिख लो, चलो डिवाइड बाई ए इंटू डीवी, इनके फॉर्मूले पुट कर देंगे, m1 L1 T-2 इंटू एल डिवाइड बाई एल स्क्वेयर इंटू एल T-1। ये ईटा का डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद करना है, यहां पुट कर देंगे, ये आएगा m1 L-1 आना चाहिए, ये एल स्क्वेयर कैंसिल, L-1 कल भी यही आया था, T-1 रेज टू पावर C। तीनों के डायमेंशन फॉर्मूले पुट करके हमने ये रिलेशन निकाल लिया। बेटा अब इसको सॉल्व करो, m0 L3 T-1 m1 L-2 T-2 रेज टू पावर A, m0 L1 T0 रेज टू पावर B, m1 L-1 T-1 रेज टू पावर C, m0 L3 T-1 इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन कर दो तीनों की, ये m की पावर a है यहां से, यहां m की पावर c, तो m की पावर a प्लस c, l की पावर -2a प्लस b माइनस c, t की पावर -2a 0 minus c, then from equation of proportionality a plus c equal to 0, compare the power of m on both sides, -2a plus b minus c equal to 3, compare the power of length, -2a minus c equal to -1, compare the power of time। बेटा इस फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं ऐड कर दूं
तो यहां पे -a इक्वल टू -1 आ गया। फर्स्ट +3 c माइनस सी कैंसिल, ये -a इक्वल टू यहां पे -1, a इक्वल टू 1। Then put the value of a in first. A 1 plus c equal to 0, c equal to -1. Then put the value of a and c in second. -2 plus b minus c minus +1 equal to 3, b equal to 3, ये -1 +1 उधर हो गया 4। हमने इनकी पावर निकाल ली। इन पावर्स को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। v इक्वल टू k p/l की पावर a 1 है, r की पावर b की वैल्यू कितनी है 4 है, ईटा की पावर c कितनी है -1। तो ये बना k p r4 बाई ईटा l। हाँ, ये इसकी लिमिटेशन है ही कि भाई हम इस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए अगर आप इसको यहीं पे छोड़ दोगे तो टेंशन नहीं, पर अगर इसकी वैल्यू याद करके लिख दोगे भाई इन दिस केस v इक्वल टू π/8 PR4 बाई ईटा l। ये न्यूमेरिकल मैंने आपको इस बात की एक्सप्लेनेशन के लिए करवाया है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर 2 से ज्यादा क्वांटिटी पे डिपेंड करे, 3 से ज्यादा, तो हम उसका रिलेशन नहीं निकाल सकते। इसलिए उसने हमें इस क्वेश्चन में पहले से ये दे दिया कि भाई ये क्वांटिटी 3 पे डिपेंड करती है, मतलब P को और L को मिला दिया बेटा। उसने बोल दिया इसे प्रेशर ग्रेडियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब उसके 2 मेथड करवाऊंगा मैं आपको, वो ये कहता है कि इफ फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटीज। देख, जैसे हमने इस चैप्टर में पहले किया था कि भाई वो सिस्टम भी अपना बना सकता है कुछ भी, ऐसे न्यूमेरिकल में वो फंडामेंटल क्वांटिटी के नाम भी बदल सकता है। उसने ये कह दिया कि भाई अगर जो मास, लेंथ और टाइम है उनकी बजाय फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज होती, then find the dimensional formula of work, and कोई एक क्वांटिटी, चलो वो बाद में करेंगे, पहले डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क एंड कोई एक क्वांटिटी लिख देते हैं, चलो लीनियर मोमेंटम। उसने हमें ये क्वेश्चन दे दिया कि इफ वेलोसिटी, फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटी, देन फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क एंड लीनियर मोमेंटम। बेटा इस क्वेश्चन को अच्छी तरह ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग से पहले मैं आपको एक मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन करवाता हूं कि भाई which one pair can't be
considered as fundamental quantities। सपोज मैंने एक ये क्वेश्चन बना दिया कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं माना जा सकता, कौन सा पेयर। फर्स्ट मास, लेंथ एंड टाइम, ये तो पता है हमें, है ही भाई। सेकंड वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम। सी फोर्स, मोमेंटम एंड फ्रीक्वेंसी। फोर्स, मोमेंटम एंड फ्रीक्वेंसी, अरे कुछ भी बना सकता है वो। थर्ड फोर्स, वर्क एंड टाइम। अब अगर आप स्टार्टिंग से इस चैप्टर के लेक्चर सुनोगे तो हमने ये कहा था कि भाई हमने सारी क्वांटिटियों में से कुछ 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर कर ली, जिनकी हेल्प से हमने बाकी सारी क्वांटिटियों को रिप्रेजेंट कर लिया। 7 को कंसीडर करके बाकी सबको रिप्रेजेंट कर लिया। अब अगर वो इन सबको कंसीडर करता है फंडामेंटल, फोर्स, मोमेंटम और फ्रीक्वेंसी, तो बेटा फोर्स में मास, लेंथ और टाइम तीनों है, मोमेंटम में भी तीनों है और फ्रीक्वेंसी में अकेला टाइम है। तो हम इन तीनों की हेल्प से मास, लेंथ और टाइम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब उस केस में हमारी ये तीनों क्वांटिटी फंडामेंटल हो जाएंगी और ये तीनों डिराइव हो जाएंगी। ऐसे इसमें डिराइव हो जाएंगी तीनों, एम, एल और टी। पर इन तीनों की हेल्प से, जिसमें वेलोसिटी में लेंथ और टाइम है, फ्रीक्वेंसी में टाइम है और ये अकेला टाइम है, इनकी हेल्प से हम मास रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। एक बार और आराम से, चाहे वो कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी के पेयर्स कंसीडर कर ले, जो हमने 7 मानी है, उन 7 से अलग चाहे वो कोई भी कंसीडर कर ले 7 से अलग। पर मेन बात यह है कि जो वो कंसीडर करेगा उनकी हेल्प से बाकी सारी क्वांटिटी रिप्रेजेंट हो जानी चाहिए। जैसे हमने ये 7 की तो इनकी हेल्प से बाकी सारी हो गई। तो जब वो आपको कोई पेयर देगा कि भाई इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो हम फंडामेंटल नहीं मान सकते, तो जिनकी हेल्प से सारी रिप्रेजेंट नहीं होती बाकी उन्हें नहीं मान सकते। इसमें मास, लेंथ, टाइम तीनों है, इसमें भी मास, लेंथ और टाइम तीनों है, इनमें भी मास और लेंथ, टाइम तीनों है, पर इस बी में मास रह गया। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर विच वन पेयर कांट बी कंसीडर्ड एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, वो ये बना कि दिस पेयर can't be considered as a fundamental quantity, means to consider this pair as a fundamental quantity will be wrong for us। अब बेटा इस बात पे आओ, इसमें अपनी बुक वाले ने 2 मेथड किए हुए हैं, नहीं एक। हम इसके 2 मेथड करेंगे। फर्स्ट, हाँ बेटा देख, एक्चुअल में तो मास, लेंथ और टाइम हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, पर उसने फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी ले लिया। फोर्स, वेलोसिटी और टाइम को, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इज दिस। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला in terms of mass, length and time is this, and time का dimension formula
m0 l0 t1, ये हमें पता है कि ये फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के डायमेंशन फॉर्मूले हैं। कब? जब हमने मास, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी माना था। अब उसने वेलोसिटी, एफ वेलोसिटी और टाइम, इनको फंडामेंटल मान लिया। तो बेटा यहां से हमने थर्ड इक्वेशन से टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लिया T1। यहां से कि टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला T1 आ गया। क्यों? तब जब ये टाइम डिराइव है और ये टाइम फंडामेंटल है। फिर इस T की वैल्यू इस वेलोसिटी वाले में पुट की, तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला m0 l1, इस T की जगह स्मॉल t -1, तो हमारा जो L है उसका डायमेंशन फॉर्मूला आया V1 T1। ये हमारा L का डायमेंशन फॉर्मूला आया। कब? जब हमने वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल लिया है। बेटा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट m क्या बचा? m f1 l-1 इधर आके t2 इधर आके t2, ये m निकाल लिया हमने। फिर इसकी वैल्यू पुट कर दी f1 l-1, इसकी -1, vt लेके इसकी पावर -1, क्योंकि ये l की पावर -1 है और l हमारा ये है, t की पावर 2 है और t हमारा ये है। तो हमारा जो m है उसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया f1 v1 और t1। ये बेटा m का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया हमारा m का। क्या? f1 v1 t1, ये m आया हमारा m, f1 v1, ये f m इक्वल टू f v की पावर ये बेटा -1, सॉरी, और t स्क्वायर है ये t1। ये m का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। अब निकालना किसका है? वर्क का। तो ये तीनों, मेरी बात ध्यान से सुनो, एक तो आपको ये इक्वेशन, ये टाइम का, एक ये वेलोसिटी और एक ये सॉरी L और एक ये M, क्या बोला? T का डायमेंशन फॉर्मूला ये, L का डायमेंशन फॉर्मूला ये, M का डायमेंशन फॉर्मूला ये। अब अगर वो हमसे ये पूछे कि वर्क का बताओ, लीनियर मोमेंटम का बताओ, या और भी पूछ ले 2-4, तो हमें दिक्कत नहीं। इसलिए इन तीनों को निकाल के, जैसे वर्क है, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला है m1 l2 t-2, तो इस फॉर्मूले में हम यहां से इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे कि W आ जाएगा m1, m ये है, f1 v-1 t1, ये m है, l स्क्वायर ये है, l स्क्वायर v स्क्वायर t स्क्वायर, फिर है t-2 और t है, तो t-2, तो W का डायमेंशन फॉर्मूला f1 v1 और t1, ये W का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया बेटा। W इक्वल टू f1 v1 t1। अब अगर वो लीनियर मोमेंटम का पूछे, लीनियर मोमेंटम,
तो लीनियर मोमेंटम का सिंबल P है, इसका फॉर्मूला mv होता है m1 l1 t-1, ये लीनियर मोमेंटम है, इक्वल टू m की जगह रखेंगे f1 v-1 t1, l की जगह रखेंगे, l की जगह यहाँ पे क्या आया था वो मिस हो गया बेटा, ये रहा vt आया था, vt l की जगह, और t की जगह तो है t-1, तो जो मोमेंटम है उसका डायमेंशन फॉर्मूला आया f1 v0 और t1, ये मोमेंटम का आ गया। कुछ तीसरे का पूछ लेता उसका भी निकाल देते। तो ये तो मैंने आपको करवाया एक मेथड। अब बुक वाले ने क्या किया इसमें कि भाई ये उसने ये मान लिया सेकंड सॉल्यूशन बेटा, इसका सेकंड सॉल्यूशन में उसने ये कह दिया कि वर्क है, वर्क डिपेंड्स अपॉन फोर्स की पावर A, वेलोसिटी की पावर B और टाइम की पावर C। सो W इक्वल टू K कांस्टेंट, F की पावर A, V की पावर B, T की पावर C। W मीन्स M1 L2 T-2 वर्क डन। फोर्स K का होता नहीं, M1 L1 T-2 की पावर A, V L T-1 की पावर B, T की पावर C, T की पावर C। अब इनको दोनों को कंपेयर किया, M1 L2 T-2 वर्क इक्वल टू M की पावर A, L की पावर A प्लस B, T की पावर -2A माइनस B प्लस C। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाया, A की वैल्यू 1 आ गई, L की पावर A प्लस B है इक्वल टू 2, A की वैल्यू 1 है तो B की वैल्यू 1, फिर -2A माइनस B प्लस C इक्वल टू -2, वैल्यू पुट की -2 -1 प्लस C इक्वल टू -2, C becomes 1 and thus W इक्वल टू K की वैल्यू 1 ले लेंगे, F की पावर 1, V की पावर 1, T की पावर 1। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें एक प्रॉब्लम होगी बस कि ये जो बातें हैं, जो मेथड हमने पहले किया है उस मेथड का हमें एक बेनिफिट हुआ कि अगर वो हमसे ये कहता है कि इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क, लीनियर मोमेंटम, पावर और कुछ दे दे इस भी। पर उस पहले मेथड का हमें एडवांटेज ये हुआ कि हमने M, L और T का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लिया था इन टर्म्स ऑफ फोर्स V एंड T, और फिर सबके डायमेंशन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते चले गए। पर इसमें हमें एक कमी महसूस होगी कि जैसे हमने ये W का निकाल लिया, मिल गया हमारा आंसर उसका ही। अब लीनियर मोमेंटम के लिए भी हमें ये ही काम दोबारा करना पड़ेगा कि भाई P प्रोपोर्शनल टू F की पावर A, V की पावर B, T की पावर C,
फिर यहां मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला, और फिर एफ वी और टी को कंपेयर करके तब बेटा सोल्व करना पड़ेगा। मेरी बात आपको समझ आ गई ना, मैंने क्या बोला है? इस क्वेश्चन के दो मेथड हैं, दोनों मैंने आपको करवा दिए। स्ट्रेस किस पे डालना है? पहले वाले पे, क्योंकि उससे हम जल्दी और कितनी भी क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला पूछ ले उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। बेटा इसके बाद इस चैप्टर में 2-3 एक और टिपिकल सा क्वेश्चन है आपकी बुक में, मैं वो क्वेश्चन लिख देता हूं आपको और वो क्वेश्चन करवा देता हूं लास्ट। उसने लिखा है, नोट करो क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। है बहुत आसान, पर ये है कि भाई ये क्वेश्चन आपके बहुत सारे बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन बाय n इक्वल टू -d n2 minus n1 by x2 minus x1 are crossing a unit area, are crossing a unit area perpendicular to x-axis, perpendicular to x-axis in unit time। फिर कहता है n1 and n2 are number of particles per unit volume, and then for the values of x meant to be x1 and x2, then find what is dimensional formula for D। बेटा इस टाइप का एक क्वेश्चन अपने आप भी बना सकता था मैं, पर उसमें ज्यादा ठीक है। और आपको बस ये प्रैक्टिस करनी है कि भाई वो कहना क्या चाहता है। देख, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन बाय n equal to -d are crossing a unit area perpendicular to x-axis in unit time। बहुत ज्यादा टफ नहीं है। नंबर ऑफ पार्टिकल n पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू x-axis पर यूनिट टाइम। इसका मतलब यहां से जो सॉल्यूशन में आप ये जो n लिखोगे, n को आप लिखोगे कि दीज आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बस कहां से? जो उसने गिवन ये कहा है कि भाई ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल है ना n, जो किसी एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर क्रॉस करते हैं, पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम क्रॉस करते हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो नंबर है, पर यूनिट एरिया 1/L², पर यूनिट टाइम कैपिटल T। तो हमारा जो n का डायमेंशन फॉर्मूला है वो m0 L-2 T-1 ले लिया। बहुत सिंपल सी बात है। कहां से ले लिया?
जो उसने यहां पे डिनोट करवाया, जो हमें बताया कि ये n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं जो पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर क्रॉस करते हैं। फिर बताया उसने n1 एंड n2 नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। तो n1 का और n2 का डायमेंशन फॉर्मूला 1/v पर यूनिट वॉल्यूम m0 L-3T0। और फिर ये कह दिया कि जो x1 और x2 है ना, ये तो लेंथ है भाई, सिंपल। तो इनके डायमेंशन फॉर्मूले हुए m0 L1T0। अब इस फॉर्मूले से सॉल्यूशन में ये जो गिवन है, इससे क्या करोगे, जैसे शुरू में किया था, d इक्वल टू, माइनस साइन मैटर नहीं करता, n का डायमेंशन ये, x2 माइनस x1 से x का डायमेंशन ऊपर आ जाएगा, n2 माइनस n1 एक ही है, कोई एक का डायमेंशन फॉर्मूला नीचे ले लो। अरे बहुत बार कर चुके कि l+1 L जीरो नहीं, l-1 L जीरो नहीं, क्योंकि इनको ऐड करके वही डायमेंशन फॉर्मूले मिलेंगे। अब बेटा बताओ n को क्या पुट करें, n को m0 L-2 T-1, ये n हुआ x l l डिवाइड बाई n1। n1 क्या, m0 L-3 T0। इसको सोल्व करो, m0 L-1 आ गया, ये T-3 ऊपर चला गया, +3 होके, और वहां माइनस है तो ये T² आ गया। दिस इज द m0 L-1 m0 L-1 L, बेटा ये L ऊपर, ये L3 है रे जो ऊपर जाएगा, L3, ये 4 गलत कर दी हमने कैलकुलेशन, L², और ये T बचेगा अकेला, और T तो कहीं है ही नहीं, L को T मानोगे तो ऐसा ही होगा। एक बार और सुनो, n का डायमेंशन फॉर्मूला m0 n का m0 L-2 T-1, x का L, n1 का L-3, ये L-3 ऊपर गया, ये L और है, L4 हो गया, ये बन गया L+2 और T-1, ये ही आपकी बुक में आंसर है, L2 T-1। बेटा अब आपको ये कंप्लीट कर लेना है डायमेंशन फॉर्मूले के, जितने क्वेश्चंस हो जाए उतना अच्छा। 5 लेक्चर आपके इस डायमेंशन फॉर्मूले के कंप्लीट हो गए। इन 5 लेक्चर्स के बाद आई थिंक के भाई कोई क्वेश्चंस आप नहीं छोड़ोगे, इसमें कंप्लीट कर पाओगे। थैंक्स।